दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस सवाल के। पहले तो कानूनी, उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस थी। पहले उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो थी जो पैनामा जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको इंटरप्रेट किया कि ये जो प्रोविजन है इसका मीनिंग ये है कि आप ताहयात नाअहल हैं और आप वापस सियासत में, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और जजमेंट में ये फैसला किया कि आप कोई पार्टी हेड या पार्टी की इस तरह की अहम पोजीशंस भी नहीं रख सकते। अब ये जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हुई है उस पे वाजे कर दिया गया है कि जहां मुद्दत आइन में नहीं दी गई डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें वो मुद्दत होगी 5 साल। तो वो जब तक ये कानून इन फोर्स है, और मुझे मालूम नहीं है, शायद एजाज को मालूम हो कि क्या ये चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या जो पिटिशन है उसको एडमिट कर लिया गया है फॉर हियरिंग, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करती तब तक ये इन फोर्स है। तो 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला ज्यादा आसान है। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो 2 केसेस में कन्विक्टेड भी हैं, और जब तक वो कन्विक्शंस इनफोर्स रहती हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी इनफोर्स रहती है। तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो गिरफ्तार होने का 0% चांस हो, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होगा, क्योंकि उन्हें अपनी जो कन्विक्शंस है उन्हें अपील करना पड़ेगा। अगर वो ओवरटर्न हो जाती हैं अपील में तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इवेंचुअली उन्हें यहाँ आके लीगल प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए लाल कालीन बिछाए जाएं और उनके आने से पहले ही उनकी कन्विक्शंस खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं मुमकिन। तो ये है नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला। दूसरा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो लोगों को डिस्क्वालीफाई करती है, उससे हमारे आइन में एक बहुत अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसका असर डायरेक्टली हमें पॉलिटिक्स पे भी नजर आता है। अब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन एक ट्रायल कोर्ट ने की है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कई अपील्स की, और अगर वो जो कंसर्न्स है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेज कर सकते हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में भी रेज कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई करती है, ये कह के कि आप ईमानदार नहीं है, तो फिर जिस शख्स के ऊपर ये तोहमत लगा दी जाती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके पास कोई एवेन्यू नहीं रहता। जो रिव्यू का एक एवेन्यू है वो इतना महदूद है कि उसको आप एक इफेक्टिव या मीनिंगफुल रिड्रेस नहीं कह सकते। इसलिए ये जो कानून साजी हुई थी 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट मुकदमे सुनती है, उसमें रिव्यू का जो एम्बिट है वो बढ़ा के अपील की तरह बना दिया गया था। ये एक बहुत अहम कानून था, क्योंकि मुबशर सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं है या जहांगीर तरीन साहब नहीं है, ये एक मामला ऐसा है जो हम सबको इफेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा कई साल पहले पीसीओ जजेस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के तहत ये कह दिया था कि वो सब जजेस ही नहीं रहते, और फिर क्योंकि 184(3) में उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया था, दर्जनों जजेस थे, तो वो रिव्यू भी नहीं कर सकते थे, उनको अपील का हक भी नहीं था, तो एक तरह से उन्हें डिसमिस कर दिया गया 184(3) के तहत एक जजमेंट से, और उनके पास कोई एवेन्यू ही नहीं रहा कि वो कहाँ जाके अपनी बात भी कर सके। तो ये मामला हम सबका है, क्योंकि जब आइन में ओरिजिनली 184(3) डाला गया था, उसका जो दायरा कार था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक के बाद एक जजमेंट के जरिए उसका दायरा कार इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसले भी करती है कि चीजों की कीमत कितनी होनी चाहिए, कि डैम फंड बनना चाहिए, कि कौन सादिक है कौन अमीन है। ये सब चीजें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अब इनके फैसले कर रही है। ये ओरिजिनली इंटेंडेड नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस भी ले रही है जिसमें कोई पिटिशनर नहीं है, कोई लेटर तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला करती है, बल्कि चीफ जस्टिस फैसला करते हैं कि उन्होंने ये केस लेना है, और उसके बाद इतनी आप जो है इस तरह की जजमेंट्स आ जाती हैं और उसके पास आपके पास अपील का हक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अफसोस की बात है कि जो जजमेंट आई फ्राइडे को, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि उन्होंने खुद
अपनी जूरिस्प्रूडेंस के तहत किस तरह जो आइन का एक बैलेंस था, एक इक्विलिब्रियम था, उसको तबाह कर दिया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो चीफ जस्टिस नोटिस भी ले सकते हैं, वही बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो फैसला दे दे, उसके पास आपके पास कोई एवेन्यू ही नहीं है कि आप कहाँ अपील कर सकें। तो अब मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह आगे जाके जजेस इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ही ये तहफ्फुज़ात एक्सप्रेस हुए उनकी जजमेंट्स में, उनके सेपरेट ओपिनियंस में कि 184(3) का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स पे रिव्यू पे जजमेंट आई है, इसमें तो लगता है कि ये जो 3 जजेस बेंच पे थे उन्हें तो कुछ इश्यू नहीं लग रहा 184(3) के तहत। वो तो कहते हैं हम फेयर ट्रायल देते हैं और रिव्यू का हक जो है वो काफी है। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है और मैं कहूंगी कि ये रूल ऑफ लॉ या सेपरेशन ऑफ पावर्स या जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं करती जिस सिचुएशन में हम आज हैं।